हेलो एवरीवन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 द यूनियन चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके राष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं और उनके एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है, कितने साल तक वह अपने ओहदे पे रह सकते हैं, उसके अलावा उनके ओहदे के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या वह इस ओहदे के लिए री एलिजिबिलिटी रखते हैं, और साथ के साथ देखेंगे कंडीशन क्या है, जो प्रेसिडेंट के ओहदे की जो कंडीशन क्या है, ऑफिस की कंडीशन क्या है, और साथ में भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 बात करता है कि भारत का प्रधान जो राष्ट्रपति है वो 5 साल तक के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए अपने ओहदे पे रह सकता है। कब से? फ्रॉम एंटर ऑफ हिज ऑफिस, जब वह अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, ऑफिस में यानी कि वो जब वह पद ग्रहण करेंगे तब से फ्रॉम दैट डेट 5 साल के लिए वह अपने ओहदे पे बने रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 56 बात करता है कि रेजिग्नेशन की। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अगर उन्होंने रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को इन राइटिंग में एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन है वो देंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसको कम्युनिकेट करेंगे? हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को, जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर को ये कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में। उसके साथ साथ जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनको अपने ओहदे से आर्टिकल 61 के तहत, जो कि है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है भारत के राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, तभी उनको अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। उसके बाद 56 बात करता है कि अगर 5 साल की टर्म एक्सपायर हो जाती है, 5 साल के प्रेसिडेंट की टर्म एक्सपायर हो जाती है और नए प्रेसिडेंट अभी अपना ऑफिस नहीं ग्रहण किया है, तो वो तब तक आफ्टर एक्सपायरी जब तक नए प्रेसिडेंट अपना ओहदा नहीं ले लेते तब तक वह अपने ओहदे पे बने रहेंगे अंटिल सक्सेसर, जब तक उनका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वह अपने ओहदे पे बने रहेंगे। तो ये था आर्टिकल 56। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 है वो बात करता है, आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो यस, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन में अगर कोई हु होल्ड्स और हैज हेल्ड, कोई ओहदे पे है या किसी ने ओहदा राष्ट्रपति का लिया हुआ है तो वह दोबारा री एलिजिबल है।
किसके लिए? भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए बिल्कुल वो सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 के बाद आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहले जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि वह सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद 35 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए एज का। उसके बाद वो हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, उसके मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये 3 जो मेजर क्वालिफिकेशन है ये भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए चाहिए। उसके बाद कौन एलिजिबल नहीं है? नॉट एलिजिबल हु होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसके पास है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल और अदर अथॉरिटी हो। अगर वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, लोकल और अदर अथॉरिटी के अंडर, तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। बट आर्टिकल 58 की एक्सप्लेनेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये क्लियर करती है कि अगर राष्ट्रपति, गवर्नर या मिनिस्टर है सेंटर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आता। तो आर्टिकल 58 बात करता है सिटीजन इंडिया हो, 35 साल की एज कंप्लीट हो और हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन हो। और कौन एलिजिबल नहीं है? हु होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और अदर अथॉरिटी के अंडर हो। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर किसी स्टेट का है और मिनिस्टर है स्टेट या सेंट्रल किसी भी असेंबली में, तो वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 क्या कहता है? कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के ओहदे के साथ साथ क्या कंडीशन अटैच हैं? सबसे पहले, भारत का राष्ट्रपति किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा और स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ किसी भी स्टेट का आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर नहीं होगा। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा।
उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट पेमेंट का एंटाइटलमेंट होगा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को अलाउंसेस एम्यूलमेंट्स प्रिविलेजेस जो कि पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड होंगे वो मिलेंगे। उसके बाद जब तक राष्ट्रपति अपने ओहदे पे है तो उसके जो अलाउंसेस हैं, एम्यूलमेंट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसको कम नहीं किया जा सकता। उनको कम नहीं किया जा सकता। तो ये भारत के राष्ट्रपति की जो ऑफिस कंडीशन है वो उसके ऑफिस की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने ओहदे की शपथ कौन दिलाता है। ओथ और अफर्मेशन। भारत के राष्ट्रपति को उसके ओहदे की शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भारत के राष्ट्रपति को उनके ओहदे की शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 56 से लेके 60 तक, जो कि भारत के राष्ट्रपति को ये जो आर्टिकल है उनको रिलेट करता है। So thank you for watching this video. Thank you.